हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर के अंदर हम अपने वर्ल्ड के अंदर, अपने पृथ्वी के अंदर जो भी लैंड है, सॉइल है मतलब मिट्टी है, पानी है, और जो भी हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, साथ ही साथ जो हमारे जंगलों से जुड़े हुए, वन से जुड़ी हुई जो भी लाइफ्स हैं जानवरों की, वो सब के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा लैंड। लैंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड हमारा क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर लैंड ही नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ से? तो ये हमारा सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रिसोर्स है, क्योंकि लैंड कोई बनाता थोड़ी है, ये तो नेचुरल है, प्रकृति में हमारे ऑलरेडी अवेलेबल है। चाहे जितनी भी लैंड अवेलेबल है वो लिमिटेड है ना, उसको आप एक्सेस बना सकते हो ना कर सकते हो, तो वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमको रहने के लिए, खेती करने के लिए, चाहे कोई भी काम हो, उसके लिए किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी? लैंड की। लैंड इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। लैंड क्या है? हमारी अर्थ सरफेस, हमारी धरती का जो सरफेस है, सतह है, उसका एक पार्ट है। दिस इज़ नॉट कवर्ड बाई वाटर। हमारी जो पृथ्वी है, जैसा कि आपने पृथ्वी में देखा होगा, आधा हिस्सा जो है वो हमारा पानी से घिरा हुआ है और आधा हिस्सा ज़मीन है। तो लैंड भी जो हमारे है पृथ्वी की एक सरफेस का, पृथ्वी का जो सतह है उसका एक पार्ट है, और ये एरिया जो है वो पानी से कवर नहीं है। लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जो हमारा लैंड है, ज़मीन है, वो हमारी अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की जो सतह है, उसका 30% जो है लैंड हमारा वो कवर किया हुआ है। ठीक है, बाकी का जो है हमारा वहाँ पे पानी है। ठीक, 70% पानी है, पहाड़ है, ये सब है, लेकिन 30% क्या है हमारा जो है वो हमारा जो अर्थ सरफेस का 30% जो जगह है वो लैंड ने कवर कर लिया है। 70% ऑफ लैंड इज आइदर स्पेशली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। मीन्स कि 70% जो लैंड है वो क्या है? काफ़ी कम वहाँ पे पॉपुलेशन है, बहुत कम लोग रहते हैं, और वो अनइनहेबिटेड है, मीन्स कि रहने योग्य इतना नहीं है। एंड द रेस्ट ऑफ 30%, और जो बचा हुआ 30% ज़मीन है वो ऑक्यूपाइड है, मीन्स कि पूरा का पूरा यूज़ किया गया है बाई 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब कि हमारे जो अर्थ पे हमारे देश की जो भी जनसंख्या है, जो भी आबादी है, उसका 90% जो आबादी है वो हमारा 30% की ज़मीन को पूरा पूरा ऑक्यूपाइड किया हुआ है। आप सोच लीजिए कि 90% जो पॉपुलेशन है उसने 30% ज़मीन पे पूरा कवर किया है, ऑक्यूपाइड किया है, तो वो कितनी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होगी, कितना ज़्यादा वहाँ क्राउड होगा। और बचे हुए 70% पे क्या है? कितनी कम आबादी है, क्योंकि वो इतना रहने योग्य नहीं है, तो वहाँ पे लोग उतना कम रहते हैं। ठीक है, लैंड इज़ अनइवनली इनहेबिटेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। लैंड जो है हमारा असामान्य तरीके से रहने योग्य है और नहीं भी है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो लैंड क्लाइमेट, वहाँ का जो भी मिट्टी है उससे रिलेटेड जो भी क्लाइमेट चाहता है उसको, वो साथ ही साथ वहाँ पे जो पानी की अवेलेबिलिटी है, उपस्थिति जो पानी का है कि पानी अवेलेबल है नहीं है, एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वहाँ का सॉइल जो है हमारा उपजाऊ है कि नहीं है फार्मिंग वगैरह के लिए, पर्पस के लिए। तो क्या है कि लोग ये सारी चीज़ें देख करके उस जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। मीन्स कि जो वहाँ का क्लाइमेट है वो भी क्या हो? समतल हो, वातावरण जो है एकदम स्थिर हो, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म, वहाँ पे इजीली पानी अवेलेबल हो, और साथ ही साथ जो वहाँ की मिट्टी हो वो उपजाऊ हो, ताकि वहाँ पे लोग अगर चाहें तो फार्मिंग भी कर सकें। एरिया दैट आर अनइनहेबिटेड और वेरी फ्यू और नंबर्स, मीन्स कि वो एरिया जो अनइनहेबिटेड है, रहने योग्य है भी और नहीं भी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फ्यू और नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स कि गिने चुने लोग वहाँ पे रह रहे हैं या बहुत कम लोग रह रहे हैं, तो वो एरिया कैसे होते हैं? हैव ड्रग टेरेंस, मीन्स कि ऊबड़ खाबड़ वाले जगह जो होती है
वो एरिया होता है जहाँ पे लोग नहीं रहते। अब ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पे आप कैसे अपना घर बनाओगे, कैसे रहोगे, प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पे लोग बहुत कम रहना, जिनकी मजबूरी है वो ही रहता है। स्टेप स्लोप्स मीन्स खड़ी ढलान है, तो खड़ी ढलान पे आप कैसे अपना घर बनाओगे, वो भी तो टेढ़ा बनेगा। तो ऐसी जगह पे भी लोग बहुत कम रहना पसंद करते हैं। आर लो लाइंग एरिया, जो हमारी निचला इलाका होता है, ठीक है, और जहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे पानी जो है हमारा संवेदनशील होता है, सस्पेक्टेबल होता है। तो उस एरिया में भी ज़्यादा लोग वहाँ नहीं रहना चाहते, मीन्स कि जहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो, ठीक है, पानी से भरपूर हो, तो उस जगह पे भी लोग नहीं रहना चाहते। आर डेजर्ट एरिया, जो एरिया डेजर्ट वाला होता है, रेगिस्तानी एरिया, वहाँ भी लोग रहना नहीं चाहते। क्यों कम रहते हैं? इसलिए जिनकी मजबूरी है वो रहता है, बाकी लोग वहाँ रहना नहीं पसंद करते, क्योंकि पानी इजीली अवेलेबल नहीं होता है, बहुत दूर दूर तक सारी दिक्कत होती है, लोग को बहुत दूर दूर चल के जाना पड़ता है कहीं शहर में जाने के लिए, सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो इसलिए लोग वहाँ पे भी ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। साथ ही साथ थिक फॉरेस्ट वगैरह में, मीन्स घने जंगल में लोग नहीं रहना पसंद करते हैं, जानवर वगैरह रहते हैं, सुरक्षित नहीं है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग खोजते हैं किसी सही जगह पे रहने के लिए, और ऐसी जगहों पे नहीं रहते जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीनें हो, रॉक टेरेन हो, स्टेप स्लोप्स हो, लो लाइंग एरिया हो, या डेजर्ट एरिया हो, या फिर थिक फॉरेस्ट हो, ठीक है। द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा घनी आबादी जिस एरिया के अंदर है, वर्ल्ड के अंदर, हमारे देश के अंदर, वो कौन सी है? प्लेन्स एंड रिवर वैली, मीन्स मैदानी एरिया, और जो नदी के किनारे, नदी की जो घाटी के पास एरिया है, वो सब एरिया में जो है बहुत ज़्यादा आबादी है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वो कहलाता है। एज दे हैव अ सुटेबल लैंड, क्योंकि वो जो एक सुटेबल लैंड होता है, वो नदी के किनारे और जो मैदानी एरिया होता है वो सुटेबल लैंड होता है लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो इजीली एग्रीकल्चर कर लेते हैं, अपनी खेती बाड़ी का काम कर लेते हैं, और क्योंकि वहाँ पे जो है वातावरण जो होता है, क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट का कंडीशन जो होता है, वो जो मॉडरेट फॉर्म में होता है, मीन्स कि ना बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्मी, असामान्य नहीं होता है वहाँ पे। वातावरण जो होता है, वातावरण की जो परिस्थिति होती है वो सामान्य तरीके से होती है, ठीक है। जब जिस जगह पे सामान्य वातावरण होता है ना, उस जगह पे लोग इजीली एग्रीकल्चर भी कर लेते हैं, रह भी लेते हैं। अब डेजर्ट एरिया में चले जाइए, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि लोग वहाँ जल्दी नहीं रह पाते, यहाँ के लोग जा कर के डेजर्ट एरिया में नहीं रह पाएंगे। तो ये होता है कि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और हम लोग के क्या एरिया में क्या है कि हमारे इंडिया में क्या है, वो सब एरिया है जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो काफ़ी मॉडरेट फॉर्म में होता है, ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में चले जाइए, अब बर्फ़ ही बर्फ़ जमा रहेगा। पोलर रीजन में चले जाइए, बर्फ़ ही बर्फ़ जमा रहेगा। तो ऐसे रीजन में कोई रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी में कौन सर्वाइव कर पाएगा, बहुत कम ही लोग होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिच एंड फर्टाइल लैंड, क्योंकि वो सुटेबल लैंड जो प्लेन्स और रिवर के पास होती है, वो जो लैंड होती है वो काफ़ी रिच होती है, भरपूर होती है, ठीक है, और फर्टाइल होती है, साथ ही साथ उपजाऊ भी होती है। इसकी वजह से वो रहने के लिए, लिविंग के लिए वो अपने आप को सुटेबल बनाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को रहना है, वो वहाँ पे फार्मिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और रिच है, तो वो इजीली अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, कमा के खा भी सकते हैं और वहाँ पे रह भी सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा होता है जो लोग ज़्यादा वहाँ रहना पसंद करते हैं। मिनरल रिचनेस, वाटर रिसोर्सेज, खनिजों से भरा हुआ पानी का रिसोर्स, पानी का संसाधन वगैरह, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, और गुड टोपोग्राफिकल कंडीशन, मीन्स कि वहाँ का जो सारा जोग्राफिकल कंडीशन, मीन्स वहाँ का वातावरण, वहाँ की चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़, फैक्टर्स जितने भी ऊपर बताए गए हैं, वो सारी चीज़ें अगर एक जगह पे मिल जाती है तो वो टोपोग्राफिकल गुड टोपोग्राफिकल कंडीशन कहलाता है। और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी जगह पे रहने के लिए, क्योंकि अगर मिनरल रिचनेस होगा तो हम अच्छा खासा वहाँ पे मिनरल निकाल सकते हैं, उससे हम अपना अर्निंग कर सकते हैं। वाटर रिसोर्स होगा तो किसी भी काम के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए, या हमारे पीने के लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हमारा रिसोर्स होता है। उपजाऊ मिट्टी होगी तो हम वहाँ फार्मिंग कर लेंगे,
ठीक है, गुड टोपोग्राफिकल कंडीशन होगा तो ये सारी चीज़ें ईजिली की जा सकेगी, और यही चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड यूजेस, ज़मीन का जो इस्तेमाल हम करते हैं उसके बारे में। द यूज़ ऑफ द लैंड डिपेंड, मतलब कि जिस तरीके से हम ज़मीन को अपने इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है कई सारे वेरियस फैक्टर्स पे, जैसे कि वहाँ की टोपोग्राफी, सॉइल कैसी है, मीन्स कि सॉइल का जो है वो कैसा कंडीशन है, किस मतलब सूटेबल है या नहीं है, उपजाऊ है या नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का वातावरण की परिस्थिति कैसी है, ठीक है, साथ साथ वहाँ प्रेजेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, कैसा वहाँ पे मिनरल रिजर्व्स है, ठीक है, मिनरल्स कैसा वहाँ पे पाया जा रहा है, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ये लैंड का जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है इन सारे वेरियस फैक्टर्स पे, क्योंकि अगर ये सारे फैक्टर्स नहीं होंगे तो हम लैंड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहाँ की मिट्टी जो है ख़राब है, उपजाऊ शक्ति उसके अंदर नहीं है, तो वो मिट्टी किसी काम की नहीं है, वो लैंड किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर वहाँ पे मिट्टी अच्छी है पर उस मिट्टी के हिसाब से वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं सही है, वहाँ पे हर वक्त पानी बरसता रहता है, हर वक्त ठंड रहती है, तो आप ऐसे वहाँ पे कोई लैंड को यूज़ नहीं कर सकते हो किसी भी काम के लिए, फार्मिंग के लिए, रहने के लिए। साथ ही साथ वहाँ पे मिनरल रिजर्व कैसा है, वहाँ पे जो ज़मीन है या जो भी एरिया है वहाँ पे खनिजों का कैसा रिजर्व्स है, कैसा उसका उसको स्टॉक करके रखा गया नहीं रखा गया, तो ये सारी चीज़ें लैंड को यूज़ करते हैं तब ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं इन सारे फैक्टर्स पे, तभी हम जाके उसको लैंड को अच्छे से यूज़ करते हैं। और वहाँ पे पानी अच्छा है कि नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है, फर्टिलिटी के लिए है कि नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। लैंड यूज रेफर टू द यूज़ ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पस, लैंड का जो यूज़ होता है, लैंड का जो यूज़ करते हैं हम, इस्तेमाल करते हैं, वो मतलब वो हमें ये रिफ़र करता है कि हम उसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे क्या क्या, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, रोड्स के लिए, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, मीन्स कि अगर हमें खेती करनी है तो भी हमको ज़मीन की ज़रूरत है, अगर हम फॉरेस्ट्री पेड़ वगैरह लगाते हैं वहाँ पे भी हमको ज़मीन की ज़रूरत है, बिना ज़मीन के आप कर ही नहीं सकते। माइनिंग करना है हमको, खदानें वगैरह, अगर वहाँ पे वो एरिया मिनरल से भरपूर है तो हम माइनिंग करेंगे, खदानें बनाएंगे, तो भी तो हमको ज़मीन चाहिए। रोड्स वगैरह बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो भी हमें ज़मीन चाहिए। तो लैंड का यूज़ ये डिफ़र करता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए अपनी ज़मीनों को यूज़ करते हैं, रहने के लिए भी यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए भी यूज़ करते हैं, साथ ही साथ माइनिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और रोड बनाने के लिए और इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए भी। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करता है कि फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज़ आर, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं हमारे लैंड को, ज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए। जैसे पहला क्या है, फिज़िकल फैक्टर्स, वहाँ का फिज़िकल फैक्टर कैसा है। ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर वहाँ का कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या है। प्राइवेट लैंड, लैंड गवर्नमेंट का है, प्राइवेट है, आपका खुद का है, या कम्युनिटी लैंड, गवर्नमेंट का लैंड, मीन्स कि सामाजिक जो है हमारा लैंड है। तो फिज़िकल फैक्टर सबसे पहले आता है हमारा फिज़िकल फैक्टर, मीन्स कि वहाँ का कैसा फिज़िकल चीज़ें हैं, क्या उस ज़मीन के फिज़िकल फैक्टर है, मीन्स इंक्लूड टोपोग्राफिकल सॉइल्स, वहाँ का टोपोग्राफी मीन्स सब चीज़ कैसा है, सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, पानी कैसा अवेलेबल है, साथ ही साथ वहाँ के ह्यूमन फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें हमारे आती है फिज़िकल, मीन्स जो बाहर से दिखने वाली चीज़ें होती हैं वो हमारी फिज़िकल कहलाती हैं, ठीक है। फिज़िकल फैक्टर्स कैसे हैं ज़मीन से रिलेटेड, वहाँ पे टोपोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, वहाँ सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है नहीं है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, वहाँ पे पानी कैसा अवेलेबल है, साथ ही साथ वहाँ के लोग कैसे हैं, तो ये हमारे फिज़िकल फैक्टर्स को दिखाता है जो अफेक्ट करता है। अगर वहाँ की टोपोग्राफी अच्छी नहीं होगी, वहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं होगी, तो हम उस लैंड को अच्छे से नहीं यूज़ कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है जो चीज़ें हमें करनी है हम उसके लिए नहीं यूज़ करके दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करें। वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन नहीं अच्छी होगी तो जो हमें उगाना होगा हम वो नहीं उगा पाएंगे, कुछ और उगाएंगे। पानी नहीं अवेलेबल होगा तो जिस चीज़ों में पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है हम वो चीज़ें वहाँ पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे
लैंड के यूज़ करने पे, ठीक है। देन आता है ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है। सेकेंड वन इज हमारा ह्यूमन फैक्टर्स, इंसान से रिलेटेड ह्यूमन फैक्टर्स सच एज अ पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन फैक्टर क्या है? वो फैक्टर्स जो हमारा पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी को दर्शाता है, ठीक है। जैसे इंसान का वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेस पे कैसी पॉपुलेशन है, अगर वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो आप कोई भी चीज़ कैसे करोगे, अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो भी इफेक्ट डालेगा, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी तो भी इफेक्ट डालेगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कैन बी क्लासिफाइड। अब इसको यहाँ पे ओनरशिप पे भी डिफाइन कर दिया है, ठीक है, कि मालिक के हिसाब से क्या, प्राइवेट लैंड, इट इज़ ओन बाय एन इंडिविजुअल और फैमिली मेम्बर्स। हम उसको क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन के द्वारा खरीदा गया हो, किसी इंडिविजुअल के द्वारा मीन्स हम आप में से कोई अगर किसी ज़मीन को ख़रीद लें, ठीक है, मालिक हो जाए उसका, अपना कर लें उस ज़मीन को, या हमारे किसी फैमिली मेम्बर के द्वारा कोई ज़मीन खरीदी जाए, ठीक है, तो वो हमारा प्राइवेट लैंड कहलाता है। जैसे कि अब आप जिस घर में रह रहे हो वो आपकी खुद का घर है, तो वो लैंड क्या हो गया, आपका प्राइवेट लैंड हो गया। एंड इज़ यूज फॉर पर्सनल पर्पज़, और उसको हम अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, रहने के लिए, चाहे हम अपनी खेती करने के लिए, चाहे हम कोई अपना बिजनेस चलाने के लिए, दुकान खोलने के लिए, उस प्राइवेट लैंड को हम अपने पर्पज़ के लिए, प्राइवेट पर्पज़ के लिए अगर यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइवेट लैंड कहलाता है। जैसे कि अगर हम घर बना लें उस पर, तो क्या हो गया, ये हमारा प्राइवेट लैंड कहलाएगा, ठीक है। देन आता है कम्युनिटी लैंड, ठीक है। इट इज़ ओन बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज़। हमारे सरकार द्वारा या समाज के द्वारा ये इसका मतलब ओन किया जाता है, खुद का लिया जाता है, ताकि कॉमन यूज़ के लिए हो, ये हर कोई उसको यूज़ कर सके। एंड कैन बी यूज बाय एनीवन, किसी के द्वारा इसको यूज़ किया जा सकता है इन द सोसाइटी, हमारे समाज में से। जैसे आप देख लो अम्यूज़मेंट पार्क देख लो, पार्क वगैरह अपने यहाँ देख लो, ठीक है, सब्जी मंडियाँ देख लो, वो सब क्या है, कम्युनिटी लैंड है। अब जहाँ पे आप देखोगे, जहाँ पे सिर्फ सब्जियाँ मिलती हैं, सब्जी की जो सट्टी लगती है, ठीक है, फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट देख लो, या डिस्पेंसरी देख लो, हॉस्पिटल देख लो, ये सब क्या है, कम्युनिटी लैंड है, ठीक है। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी जा सकता है वहाँ सब्जी लेने, कोई भी जा सकता है दवा लेने डॉक्टर के यहाँ, ये वो। तो ये क्या है, कम्युनिटी लैंड है, और इसको ओन किया जाता है फॉर कॉमन यूज़। समान तरीके से हर कोई उसको यूज़ कर सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है हमारे समाज में से, सोसाइटी में से। लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, जहाँ से हम चारा इकट्ठा करते हैं वहाँ जाकर कोई भी इकट्ठा कर सकता है चारा। फ्रूट्स लेना है तो फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए हम जा सकते हैं, वहाँ पे कोई भी जा सकता है। और मेडिकल हर्ब, साथ ही साथ जो मेडिकल हर्ब्स वगैरह लेने जाते हैं हम, वहाँ पे भी कोई भी जा सकता है। तो दो तरह के लैंड हैं ओनरशिप पे, पहला प्राइवेट एंड सेकेंड इज ए कम्युनिटी लैंड, ठीक है। प्राइवेट लैंड मीन्स वो जो हम अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिटी लैंड वो जो हमारे समाज के द्वारा ख़रीदा गया होता है, और वो सबके कॉमन यूज़ के लिए होता है, और कोई भी उसको यूज़ कर सकता है सोसाइटी में, ठीक है। देन आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब ज़मीन से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन वगैरह हैं, ठीक है, उनको बचा के रखना, उनको कंजर्व करके रखना, सुरक्षित रखना, उसका सुरक्षा करना, संरक्षण करना, ये हमारा इस टॉपिक के अंदर डिटेल में समझेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड बट द डिमांड, जो हमारी ज़मीन है उसका जो अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी जो है, मौजूदगी जो है, वो क्या है, लिमिटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अर्थ का 30% सरफेस ऐसा है जो लैंड है जिसको कि लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है, ऑक्यूपाइड कर लिया है, तो वो क्या है, लिमिटेड है ना। अब जिस जगह पे पानी है आप उसको ज़मीन तो नहीं बना सकते, तो अवेलेबिलिटी जो ज़मीन की है वो लिमिटेड है, बट द डिमांड बाय द पीपल इज़ ग्रोइंग, पर जो मांग है लोगों के द्वारा, जो मांग हो रही है ज़मीन की, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ग्रो करती जा रही है। अवेलेबिलिटी जो है हमारी लिमिटेड है, ठीक है, पर जो हमारी डिमांड है वो क्या है, दिन पर दिन ग्रो करती जा रही है,
बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है हमारी वो इंक्रीज हो रही है। अब वो इंक्रीज होगी तो डिमांड हो जाएगा लैंड का। अब लैंड तो है लिमिटेड, तो ये प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त। ड्यू टू कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी देयर आर वास्ट चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न। क्योंकि हमारे जो सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर सबका जो है सांस्कृतिक चेंजेस मीन्स कि सबकी जो कल्चर है, सबका जो रहन सहन है, वो सब क्या है, चेंज है। ठीक है, अलग अलग है सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारे ज़मीन को यूज़ करने का पैटर्न है, तरीका है, उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। कोई अपने हिसाब से कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई मस्जिद बनवा रहा है, क्योंकि दोनों का कल्चर क्या है, डिफरेंट है। कोई गुरुद्वारा बनवा रहा है, कोई चर्च बनवा रहा है। तो हमारे वर्ल्ड के अंदर क्या है, कई सारे कल्चर अलग अलग हैं, तो लोग अपने हिसाब से उस ज़मीन का अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टाइल लैंड, सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा में हमारी जो लैंड है, फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ ज़मीन जो है उसका यूज़ हो रहा है। विदाउट केयरफुल यूटिलाइजेशन, उसका अच्छे से बिना यूज़ किए, केयरलेसली मीन्स की बेपरवाह होकर के उसको यूज़ किया जा रहा है, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। कैन लीड टू बी बेयरनेस ऑफ लैंड, ये जो है हमारा आगे जा कर के इस चीज़ से बियर करने के लिए मीन्स कि उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उस चीज़ों को झेलने की नौबत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी फर्टाइल लैंड है उस पर आप एक्सेस जो है वो पेस्टिसाइड्स वगैरह और ज़्यादा फार्मिंग करने के लिए उसमें केमिकल्स डाले जा रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे जो लैंड है, लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब धीरे धीरे अगर वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो आने वाले समय में क्या फार्मिंग वाली ज़मीन बचेगी? नहीं बचेगी। तो वो आगे जाके लोग जो है उस चीज़ से, लैंड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस फर्टाइल लैंड का एक्सटेंसिव व्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में बिना ध्यान रखे उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। द ओवर एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, हमारी जो खनिज पदार्थ होती हैं, खनिज रिसोर्सेज जो हैं हमारी, उनका जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ जा रहा है, मीन्स कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। कैन मेक द सॉइल वल्नरेबल टू डिग्रेडेशन, इससे क्या हो रहा है, हमारी जो मिट्टी है उसको पूरी तरीके से डिग्रेड किया जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मिनरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करके, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करके मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है हमारा, उसको बहुत ज़्यादा ख़राब किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है। ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनका जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब कोई 1 कुंटल चावल उगाता है तो वो सोच रहा है कि क्यों ना हम उसके अंदर केमिकल डाल के उसको 20 कुंटल कर लें, ज़्यादा कमाएं। अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, लोग सोच रहे हैं वहाँ पे ख़राब चीज़ें यूज़ करके, ख़राब सीमेंट बालू यूज़ करके उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करें और उसको मजबूत ना बनाएं। तो उससे क्या हो रहा है कि ये सारी एक्टिविटी जो है काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड हो रही है और बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरली जो हैं वो सब ख़राब होती जा रही हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट आर लैंड डिग्रेडेशंस कैन बी कॉज्ड बाय, जो सबसे बड़ा थ्रेट है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा जो धमकी है या परेशानी है, नुकसान जो है हमारी इन्वायरमेंट के, वातावरण का, थ्रेट टू द एनवायरनमेंट और लैंड, वो क्या है, लैंड के डिग्रेडेशन का। अगर लैंड हमारा डिग्रेड हो गया, ख़राब हो गया, उसकी सारी क्या नाम है, जो भी जिस चीज़ से भी मिनरल से रिच है, अगर वो ख़त्म हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, तो ये सबसे बड़ा जो है हमारे वातावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा एक थ्रेट है, वार्निंग है, जिसको आप कह सकते हो कैन बी कॉज्ड बाय। और ये कैसे हो सकता है, कैसे कॉज्ड होगा,
डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से वहाँ पे आप फॉरेस्ट काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, इससे भी क्या होगा, हमारे वातावरण में थोड़ा इन्वायरमेंट में नुकसान आएगा। ओवर ग्रेजिंग करना, वहाँ पे चराई वगैरह ज़्यादा करिए, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग मीन्स चराई वगैरह ज़्यादा हो जाए। रेन वॉश एंड फ्लड, वहाँ पे जो पानी की वजह से जो मिट्टी खसक जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो, और फ्लड आ गया, तबाही आ गई, ठीक है, पानी ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ जाए, उसकी वजह से जो है हमारा लैंड डिग्रेड हो जाता है। लैंड स्लाइड, स्लाइड मीन्स ज़मीन जो है वो खसक गई, लैंड स्लाइड हो गया। सॉइल इरोजन, सॉइल जो है हमारा अपनी उपजाऊ शक्ति जो है वो केमिकल्स की वजह से खो दिया, मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। डेजर्टिफिकेशन, जब बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी हो जाएगा तो भी लैंड ख़राब जाएगा। तो एक तरह से ये सारी चीज़ों की वजह से, ये सारे कॉज की वजह से जो है हमारा लैंड जो है वो काफ़ी डिग्रेड होता जा रहा है। और डिग्रेड होने से क्या हो रहा है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा एक वार्निंग थ्रेट की तरह बनता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन इज़ द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एरिया बाय कटिंग डाउन द ट्री। डिफॉरेस्टेशन क्या है, जो हम तेज़ी से अपने जंगल वाले एरिया को, जंगल वाले क्षेत्र में जो जाकर के पेड़ों को काटते जा रहे हैं तेज़ी से, उसकी वजह से हमारा डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा है। द टर्म कॉमनली रेफर टू द रिमूवल ऑफ ट्रीज, मीन्स कि ये जो टर्म हमारा आ रहा है वो क्यों, क्योंकि हम अपने ट्रीज़ को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। मेनली इंटेंशनली विद द पर्पस ऑफ टेकिंग कमर्शियल एडवांटेज, क्योंकि हम इसको इंटेंशनली कर रहे हैं, इसको जानबूझ के कर रहे हैं, पर्पस के साथ, कारण के साथ कर रहे हैं, ताकि हम अपने कमर्शियल एडवांटेज ले सकें ऑफ द क्लियर्ड लैंड ऑफ द टेकन ट्रीज। जो हमारे पेड़ के द्वारा जो ज़मीन छेकी हुई है उसको क्लियर करके हम क्या करें, कमर्शियल एडवांटेज ले लें। तो ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं उस ज़मीन पे से, वहाँ हटा करके अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जानबूझ के हो रही है, इंटेंशनली हो रहा है। तो एक तरह से ये भी हमारे जो है ज़मीन को क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, ठीक है, ख़राब कर रहा है। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग is defined as a repeatedly heavy grazing over several years that result in deterioration of the plant community। ओवरग्रेजिंग हमारा डिफर करता है, ये बताता है कि जब हम हैवी ग्रेजिंग करते हैं, उसको बार बार करते हैं, कई साल तक करते रहते हैं, तो इसका ये रिज़ल्ट होता है कि जो हमारी प्लांट की कम्युनिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिटोरिएशन हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। एंड ऑल्सो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, उससे क्या, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चराई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अपनी चीज़ों को उगा सकें। इससे क्या हो जाएगा, हमारी ज़मीन जो है वो ओवर ग्रेज हो जाएगी, ओवर यूज़ हो जाएगी, और ये हमारा ज़मीन जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। रेन वॉश एंड फ्लड, the washing action of rain as well as flow at water in floods transport soil from one place to another and are capable of erosion। जो हमारा पानी बरसता है तेज़ी से, तो उससे क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर की वजह से, पानी के बहाव की वजह से, बाढ़ की वजह से क्या होता है, हमारी जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करती है, घसक जाती है या चली जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारे इरोजन का, ठीक है, मिट्टी खराब होने का और गायब होने का एक उसमें क्षमता आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो मिट्टी जो है वो फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से और तेज़ बहाव की वजह से पानी के घसकती जाती है। फिर आता है लैंडस्लाइड, यूजुअली रैपिड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिज इन ए ह्यूज मास। जो पत्थर होती है वो ऊपर से नीचे की ओर तेज़ी से घसकती है और काफ़ी बड़े मास में, मीन्स कि वो जो पत्थर होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड। जैसे कि अब ये देखिए, आपका ये ज़मीन है,
तो इस पर्टिकुलर एरिया का इतना हिस्सा जो है वो घसक गया नीचे, ठीक है, तो वो हमारा लैंडस्लाइड कहलाता है। ऑफन टेक प्लेस अलॉन्ग विद द अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। ये क्यों होता है, ये किसके साथ होता है ज़्यादातर, जब अर्थक्वेक आता है, मतलब भूकंप वगैरह आता है, या फिर फ्लड आता है, ठीक है, तबाही होती है, बाढ़ आ जाता है। जैसा कि आप सबने सुना होगा 2000 आई थिंक 1819 में अर्थक्वेक आया था, यही मई जून में आया था। उस वक्त क्या हुआ था, कई जगहों पे अर्थक्वेक की वजह से ज़मीन जो है वो धंस गई थी, घसक गई थी, और कई सारे घरें गिर गए थे। वो क्यों हुआ था, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पे मूवमेंट हुआ था और जो पत्थर वगैरह हैं वो डाउनवर्ड की तरफ मूव कर गए थे तेज़ी से। इससे भी क्या हो जाता है, हमारा लैंड खराब हो जाता है। सॉइल इरोजन अकर व्हेन सॉइल एंड रॉक particles are carried away by wind, water और ice and are deposited in another location. Soil erosion मीन जब धीरे धीरे मिट्टी हमारी गायब हो जाती है। ये क्यों होता है, कब होता है, जब मिट्टी जो है हमारी, या जो भी पत्थर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो जब हवा की वजह से, पानी की वजह से, बर्फ़ की वजह से एक जगह से दूसरे जगह पे जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो हमारा सॉइल इरोजन कहलाता है, ठीक है। सॉइल धीरे जो है हमारी धीरे धीरे गायब होने लगती है। देन आता है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ ए लैंड डिग्रेडेशन। ये जो है डेजर्टिफिकेशन, ये एक लैंड डिग्रेडेशन का, लैंड को डिग्रेड होने का एक टाइप है। इन विच अ रिलेटिवली ड्राई लैंड रीजन, ये जो ज़्यादातर रिलेट करता है किनसे, जो लैंड ड्राई रीजन में होता है, सूखे एरिया में होता है, ठीक है, बिकम इंक्रीजिंगली एरिड। और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एरिड होता है। टिपिकली लूजिंग इट्स बॉडी ऑफ वाटर, और यहाँ पे पानी का जो होता है, बॉडी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खोया हुआ होता है, लूज़ किया होता है। एज वेल एज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं और वाइल्ड लाइफ भी जो है वो काफ़ी कम होता है। कौन से एरिया, रेगिस्तानी एरिया में देख लीजिए, आपको ऊंट के अलावा और कौन से जानवर देखने को मिलता है, कैक्टस आपको दिखता है, और कोई पेड़ दिखता है, जहाँ जिस भी पेड़ में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो सब वहाँ पे नहीं दिखता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज अवर द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड। कौन से ऐसे कॉमन मेथड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है जिससे हम अपने लैंड को सुरक्षित रख सकते हैं। Extensive reforestation and afforestation means planting more tree can help restore the forest cover. आप क्या करो, reforestation करो बहुत ज़्यादा, और afforestation means कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, जिससे क्या होगा, ये हेल्प करेगा रीस्टोर होने में हमारी फॉरेस्ट को, ठीक है, और हमारी जो फॉरेस्ट की कमी आ रही है उसको वो कवर कर लेगा। इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक ऑफ चेकिंग अ सॉइल इरोजिंग। इससे क्या होता है, ये सबसे इफेक्टिव मीन्स सबसे ज़्यादा काम करने वाला ये एक तरीका है, टेक्निक है, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि सॉइल इरोजिंग हो रहा है, सॉइल गायब हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी उपजाऊ शक्ति गायब हो रही है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकेंड, आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंशन ऑफ फॉल्टी प्रैक्टिसेस मीन्स कि आप उन जो फॉल्ट से भरे हुए जो प्रैक्टिसेस होते हैं, तक मतलब लोग जो है कोशिश करते हैं करने का, उससे आप प्रिवेंट कर सकते हो, बचा सकते हो। कैसे, प्रिवेंशन ऑफ ओवरग्रेजिंग, आप ओवरग्रेजिंग से बचाओ, शिफ्ट करने से बचाओ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे मीन्स कि एक जगह से दूसरे जगह जब कोई चीज़ हमारी जाती है, मतलब जब हमारा फार्मर बहुत दिन तक फार्मिंग करता है, जब वो उस जगह की मिट्टी उपजाऊ शक्ति खो देती है, तो वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह उठ के चला जाता है, तो वो कहलाता है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओवर यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मीन्स कि जो केमिकल फर्टिलाइजेशन का हम ओवर यूज़ करते हैं उसको आप कम कर दो, तो इससे भी क्या होगा, हमारा मिट्टी जो है, जो ज़मीन है, वो सब क्या होगा, बचेगा, प्रिवेंट होगा, आप उसको बचा पाओगे किनसे, इन फॉल्टी प्रैक्टिसेस से, जो हमारी
गलत चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, वो सारी चीज़ों से। नेक्स्ट क्या चीज़ आप कर सकते हो, डैम को चेक कर सकते हो। चेक डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर एंड रिड्यूस इस वेलोसिटी। आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो ताकि आप डैम को चेक कर सको, और फ्लो ऑफ वाटर, पानी का जो आपका फ्लो है उसको चेक कर सकते हो। रिड्यूस इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी को आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे कम कर सकते हो अगर ये सारी चीज़ें आप चेक कर लो तो। देन आप क्या कर सकते हो, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप का रोटेशन करो। दीज रेफर टू ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर डिफरेंट क्रॉप्स इन सीक्वेंस ऑफ मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की उपजाऊ शक्ति को आप मेंटेन करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, दो या दो से ज़्यादा जो है अलग अलग तरीके की फसल को, डिफरेंट क्रॉप्स को आप क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो सीक्वेंस में। ठीक है, एक बार ये कर लिए, एक बार ये कर लिए, एक बार ये, तो सीक्वेंस में से यहाँ कुछ लगा दिए, यहाँ कुछ लगा दिए, यहाँ कुछ लगा दिए कुछ। या फिर कभी कभी लोग ऐसे करते हैं कि 6 महीने की फसल किसी और चीज़ की किए, 6 महीने की फसल कुछ और किए। इससे क्या होगा, आपकी सॉइल की जो उपजाऊ शक्ति, फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। आप क्रॉप रोटेशन भी कर लोगे और आपकी ज़मीन को प्रिवेंट भी कर लोगे, बचा भी लोगे खराब होने से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक में अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।